हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और मैं एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल पे। और हमेशा की तरह मैं फिर से हाजिर हो गया हूं आपको डरावनी कहानी सुनाने के लिए। और अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है जैक नाम के एक 10 साल के बच्चे की, जिसकी माँ लोगों के घरों में बर्तन मांज के गुजारा करती थी। जैक का पिता एक शराबी था जो कि बिल्कुल भी काम धंधा नहीं करता था और दिन रात सिर्फ शराब पीता था। जैक की एक छोटी बहन थी जो कि सिर्फ 1 साल की थी। जैक अपने फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि उसका फादर हमेशा दारू पी के उसे और उसकी मॉम को मारता था। जैक जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ के बच्चे जैक को हमेशा बुली करते थे और उसे ये कह के चिढ़ाते थे कि उसकी माँ एक नौकरानी है। जैक की ज़िंदगी एक नरक की तरह हो गई थी। वो जब घर में रहता तो उसे अपने बाप की मार सहनी पड़ती और जब वो स्कूल में होता तो उसे परेशान किया जाता, उसकी माँ के बारे में बुरा भला बोला जाता। जैक कुछ भी नहीं कर सकता था। वो डर कर और रो कर अपनी ज़िंदगी को काट रहा था। वो अपने अंदर कई सारे दुखों को छुपा के बैठा था। उसको वो प्यार, वो देखभाल नहीं मिल पा रही थी जो कि एक बच्चे के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुटा जा रहा था और उसे अब जीने का भी मन नहीं करता था। वो इतना परेशान होता था कि पूछो ही मत। एक रात ऐसे ही जैक का पिता फिर से दारू पी के घर आया और जैक पे और उसकी माँ पे अपना सारा गुस्सा उतारने लगा। वो जैक को और जैक की मॉम को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। जैक को कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो करे क्या। तभी वो देखता है कि जैक का बाप नशे में ही उसकी छोटी बहन को नुकसान पहुंचाने वाला है और अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। जैक ये सब नहीं सह पाता और जैक का पिता जैक की छोटी बहन को नुकसान पहुंचाने ही वाला था। उससे पहले ही जैक ने एक भारी सा सामान अपने ही पिता के सर पे दे मारा, जिसकी वजह से उसके पिता के सर से ढेर सारा खून बह गया और उसी वक्त उसके पिता की मौत हो गई। उसका पिता बहुत ही ज़ोरों से चिल्लाया, जिसकी वजह से पड़ोसियों ने उसकी आवाज़ सुन ली और पुलिस को कॉल कर दिया। और जब पुलिस आई, जैक के पिता की लाश देखी जिसके सर से खून बह रहा था। अब ये केस मर्डर का हो गया था। जैक की माँ को पता था कि अगर पुलिस वालों को पता लगा कि ये सब जैक ने किया है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक माँ करती भी तो क्या करती, उसने अपने ही पति के खून का इल्ज़ाम अपने सर पे ले लिया और वो जेल चली गई। अब लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इन सब हालातों से गुजरने के बाद भी जैक की आंखों में एक आंसू नहीं था। वो सिर्फ एक पुतला बन के खड़ा था वहाँ पे। जैक की माँ को 5 साल की कैद हुई और जैक को एक चाइल्ड केयर होम में भेज दिया गया। उसकी बहन बहुत छोटी थी जिसकी वजह से उसे एक स्पेशल चाइल्ड होम केयर में भेज दिया गया। जैक अपनी बहन से दूर हो गया था। जैक की बुरी किस्मत इतनी बुरी थी कि उसका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ा। चाइल्ड केयर होम में फिर से उसे बुली करने वाले बच्चे ही मिले और वो बच्चे समझ गए थे कि जैक कमज़ोर है, जिसकी वजह से वो उसे बुली करने लगते हैं। और हमेशा की तरह जैक कुछ भी नहीं कर पाता और सिर्फ रोता रहता है। जैक को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, जिसकी वजह से वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। और एक दिन जैक उस चाइल्ड केयर होम से गायब हो गया। वो कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं चला। लोगों ने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की लेकिन जैक का कोई पता नहीं लगा पाया कि जैक आखिर गया तो गया कहाँ। ये बात जैक की माँ को पता चली जो कि जेल में थी और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये अफवाह फैलने लगी कि जैक की मौत हो चुकी है और सदमे की वजह से जैक की माँ जेल में ही सुसाइड कर लेती है। ठीक 5 साल बाद उसी शहर में एक पुलिस की गाड़ी गश्त लगा रही थी। तभी अचानक से उन पुलिस वालों ने देखा एक आदमी जो बुरी तरह से घायल है, जिसके शरीर से खून बह रहा है, वो भागता हुआ पुलिस की गाड़ी के पास रुका। पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी और बाहर उतरे और उन्होंने उस घायल आदमी से पूछा आखिर क्या हो गया, जिसके जवाब में उस आदमी ने सिर्फ एक ही बात कही, वो वापस आ गया है। तभी उसके पीछे से एक कुल्हाड़ी आती है और उस घायल आदमी की पीठ में घुस जाती है और वो बंदा वहीं मर जाता है। इतना भयानक मंजर देख के वो पुलिस वाले
वो पुलिस वाले सावधान हो जाते हैं और अपनी गन पॉइंट कर देते हैं। आखिर वो पुलिस वाले थे और इधर उधर चेकिंग करने लगते हैं कि आखिर ये कुल्हाड़ी आई तो आई कहाँ से, क्योंकि जिस डायरेक्शन से कुल्हाड़ी आई थी उस डायरेक्शन में दूर दूर तक कोई भी नहीं था। और तभी अचानक से एक और कुल्हाड़ी उनमें से एक इंस्पेक्टर को और लग जाती है और वो इंस्पेक्टर वहीं मौत की नींद सो जाता है। दूसरा पुलिस इंस्पेक्टर कुछ समझ ही पाता उससे पहले ही उसका कोई पीछे से गला तोड़ देता है और उस पुलिस ऑफिसर की भी वही मौत हो जाती है। ये न्यूज़ पूरे शहर में फैल जाती है और किसी को कुछ पता नहीं लग पा रहा था कि इतना भयानक अपराध किया तो किया किसने। शहर में से लोग गायब होने लगे और उनकी मौत काफ़ी बेरहमी से हो रही थी, या कहो उनकी हत्या काफ़ी बेरहमी से हो रही थी। और ये कौन और क्यों कर रहा था किसी को कुछ पता नहीं था। ऐसे ही एक सुबह उसी शहर में एक कपल जॉगिंग के लिए निकला था। वो अपने घर के पास वाले जंगल में ही जॉगिंग कर रहा था। तभी अचानक से उसने जो देखा उसे देख के उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई और वो दोनों वहीं पर उल्टियां करने लगे। उन्होंने देखा कि वहाँ के एक पेड़ पे कई सारी लाशें लटकी हुई है जिनकी अतड़ियाँ बाहर निकल गई थी। उन्हें काफ़ी बेरहमी से मार दिया गया था। उनकी हालत देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने हैवानियत से उन्हें मारा हो। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और जब पुलिस वहां आई तो ये बात फिर से आग की तरह फैल गई और पूरे शहर में खौफ का माहौल बन गया कि आखिर ये किलिंग कौन कर रहा है। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने इतनी किलिंग की हो और उसका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया हो। इस केस के लिए गवर्नमेंट एक स्पेशल ऑफिसर हायर करती है और उसे ये केस देती है सॉल्व करने के लिए। वो ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था। उसने जितने भी लोग मरे थे उन सारे लोगों की हिस्ट्री निकाली और वो सारे वही लोग थे जो कि जैक के साथ उसके स्कूल में पढ़ा करते थे और उनमें से आधे लोग वो लोग थे जो कि उसके साथ चाइल्ड केयर होम में थे। और वो ऑफिसर कुछ ही दिनों में पता लगा लेता है कि ये सारी किलिंग और कोई नहीं जैक ही कर रहा था, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा था जो बचपन में उसे परेशान करते थे और उसे बुली करते थे, उसकी माँ का मजाक बनाया करते थे, उसकी माँ को गाली दिया करते थे। वो उन्हीं लोगों को काफ़ी बेरहमी से मार रहा था। लेकिन जो बाकी ऑफिसर थे वो ये सारी बात मानने से डिनाई कर देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जब जैक गायब हुआ था वो बहुत ही छोटा था और अकेले सरवाइव कर पाना, वो भी इस शहर में जिसका आधे से ज़्यादा इलाका जंगल हो, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन उस नए ऑफिसर को यकीन था कि हो ना हो ये सारी किलिंग जैक ही कर रहा है। वो ऑफिसर एक रात को पेट्रोलिंग कर रहा था, तभी अचानक से उसकी गाड़ी पे एक लाश गिरती है। ऑफिसर गाड़ी रोकता है और उस लाश को देखता है। उसे भी काफ़ी बेरहमी से मारा गया था और उसकी चेस्ट पे लिखा हुआ था जैक और उस लाश के सर पे लिखा हुआ था। धीरे धीरे उस शहर में काम कर रहे सारे चाइल्ड केयर होम में किलिंग होना चालू हो गई। कोई बेरहमी से वहाँ के कर्मचारियों को मार रहा था। वो ऑफिसर जैक के बारे में पूरी हिस्ट्री निकालता है और उसे ये रिज़ल्ट मिलता है कि वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ चाइल्ड केयर होम को ही अपना निशाना बना रहा है। अब उस पूरे शहर में सिर्फ एक ही चाइल्ड केयर होम बचा था जो कि सुरक्षित था और वो ऑफिसर उसी चाइल्ड केयर होम में जाता है और वहाँ की टीचर से, जो कि बच्चों की देख रेख करती थी, उससे कांटेक्ट करता है और उसे ये सारी बातें बताता है और कहता है कि ये चाइल्ड केयर होम भी मुसीबत में पड़ सकता है। वो किलर यहाँ भी आ सकता है और कत्लेआम मचा सकता है। इन बातों पे वो लड़की विश्वास नहीं करती और अपना काम करती रहती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस ऑफिसर की बातें सच हो जाती हैं और वो किलर यानी कि जैक उस चाइल्ड केयर होम में पहुंच जाता है। वो उस चाइल्ड केयर होम में काम कर रहे लोगों को मारने लगता है। वो लोगों को इतनी बुरी तरह से मौत के घाट उतार रहा था कि अगर कोई नॉर्मल इंसान देख ले तो वहीं पर खून की उल्टी कर दे। उस टीचर को ये बात पता चल जाती है और वो उस चाइल्ड केयर होम में सारे बच्चों को कर बाहर भाग जाती है और रास्ते में उसे एक कार उसकी तरफ आते हुए दिखाई देती है। वो उस कार को रोकती है, उसमें सारे बच्चों को बैठा देती है। उस कार में बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी, जिसकी वजह से वो जंगलों के रास्ते से भागने का फैसला करती है और वो वहाँ से भागने लगती है। वो भाग भाग के हांफने लगती है और काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। तभी अचानक से उसे किसी के फुटस्टेप सुनाई देते हैं। उसे पता चल जाता है कि वो किलर उसी के पीछे आ रहा है। वो भाग ही रही होती है, तभी उसका पैर एक जाल में फंस जाता है जो कि शिकारियों ने बिछाया होता है और वो किलर
उस लड़की के पास आ जाता है। वो लड़की वहाँ फंस चुकी थी और वो किलर उसकी तरफ धीरे धीरे अपने पैर बढ़ाता है। तभी अचानक से वहाँ कुछ आवाज़ें गूंजने लगती हैं और वो किलर समझ जाता है कि वो यहाँ पर अकेले नहीं है। वो समझ जाता है कि ये सारे भेड़िए इस लड़की को अपना शिकार बना लेंगे और उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से जाने लगता है और वो लड़की भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि वो एक जाल में फंसी हुई थी। वो वहाँ से जा ही रहा था, तभी अचानक से वो किलर नोटिस करता है कि उस लड़की के गले पे एक निशान है और उसे याद आता है कि बचपन में उसकी छोटी बहन के गर्दन पे भी एक ऐसा ही निशान था, क्योंकि उसका शराबी बाप जब जैक को और उसकी माँ को परेशान करते थे तो उसी बीच में गलती से एक चोट जैक की छोटी बहन को लग गई थी और वो भी गर्दन पे, और उसका निशान कभी हटने वाला नहीं था। और जैक को रियलाइज़ होता है कि उसकी बहन भी एक चाइल्ड केयर होम में गई थी और हो ना हो शायद ये उसी की बहन है। और वो ये सब रियलाइज़ जैसे ही करता है वो उस लड़की की तरफ भागता हुआ जाता है और उस जाल को काट देता है। उसके हाथ में एक धारदार हथियार था और वो वहाँ के सारे भेड़ियों को मौत की नींद सुला देता है। वो उस लड़की के पास जाता है और अपनी जेब में हाथ डालता है और एक छोटा सा खिलौना निकाल कर उस लड़की की तरफ बढ़ाता है और कहता है, उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी अचानक से वहाँ पर ऑफिसर आ जाता है अपनी पूरी टीम के साथ और जैक को गोलियों से भून देता है। जैक वहीं पर तड़पने लगता है और वो उस लड़की को देखते हुए सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, उस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आता और जब वो इस बारे में पता करती है तो उसे पता चलता है कि वो जैक और कोई नहीं, उसी का बड़ा भाई था। तो ये कहानी थी जैक की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। ये कहानी है सुजैन नाम की एक लड़की की, जो कि अपने वेकेशन को बिताने के लिए अपने दोस्तों के साथ एक फॉरेस्ट में आई थी। वो वहाँ पर सर्वाइवल टेक्निक्स को सीख रही थी, जंगल में किस तरह रहा जाता है और वहाँ के लोग कैसे यहाँ पे सरवाइव करते हैं, वो इन सब चीज़ों पे रिसर्च कर रही थी और उसे इन सब चीज़ों में काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। तभी अचानक से एक रात जब वो बॉनफायर करके सुजैन और उसके सारे दोस्त वहाँ बैठे हुए थे, तभी सुजैन के किसी एक दोस्त ने ही कहा कि तुम्हें इस फॉरेस्ट के बारे में क्या पता है कि यहाँ पर एक अर्बन लेजेंड रहता है। सब ने नाम में सर हिलाया और उस दोस्त ने हंसते हुए बताया कि यहाँ पर एक ईविल स्पिरिट रहती है जो कि हर 31 अक्टूबर को बाहर निकलती है और अपने सामने आने वाले हर इंसान को मौत की नींद सुला देती है। ये सब सुन के सुजैन और बाकी सब हंसने लगते हैं, लेकिन वो लड़का सीरियस था। लेकिन बाकी सबको ये सब चीज़ें मजाक ही लगती हैं। वो सब बैठ के इन्हीं सब बातों में उलझे ही हुए थे, तभी अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुन के वो सारे उसका पीछा करने के लिए जाते हैं। तभी वो दोस्त जिसने अर्बन लेजेंड के बारे में बताया था, उसने सबको कहा कि मत जाओ, मारे जाओगे, क्योंकि मैंने सुना है कि इस आवाज़ के पीछे एक चाल है, अगर तुम वहाँ गए तो तुम मारे जाओगे। और वो ये सारी बातें सुन के फिर से हंसने लगते हैं और वो इस बात को इग्नोर करके उस तरफ चल पड़ते हैं। मजबूरी में उस बंदे को भी वहाँ जाना पड़ता है। सुजैन भी उन्हीं के साथ चली जाती है। उन्हें सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो इस आवाज़ का पीछा करते करते एक टूटे फूटे घर के पास पहुंच जाते हैं, जो घर काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में था और उस घर को देख के लग रहा था कि उस घर को कई सालों पहले किसी ने जला दिया हो, क्योंकि वो घर आधा जला हुआ था। वो सारे उस घर में घुसने जाते हैं, लेकिन वही दोस्त उन्हें मना करता है, लेकिन वो नहीं मानते। वो उस घर में घुस जाते हैं और वो देखते हैं कि वो घर अंदर से काफ़ी ज़्यादा बदबूदार है। और तभी अचानक से उस घर के दूसरे ऊपर वाले फ्लोर से एक और वही आवाज़ आती है। सब घबरा जाते हैं और उस घर से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से एक धारदार हथियार कहीं से आता है और
उन 5 दोस्तों में से एक दोस्त के आर पार हो जाता है और उसकी मौत वहीं हो जाती है। ये सब देख के वो सारे पैनिक हो जाते हैं और वो सब देखते हैं कि सीढ़ियों से एक 8 फुट का राक्षस जैसा दिखने वाला इंसान नीचे उतरता है और उसके हाथ में एक मीट काटने वाला औजार था जो कि काफ़ी ज़्यादा धारदार था। वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, कोई दरवाजे को तोड़ता है, कोई खिड़की को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से कोई कोशिश कामयाब नहीं होती। अब वो सिर्फ 4 बचे थे और उनमें से एक दोस्त एक खिड़की को तोड़ देता है और वो सारे उस खिड़की में से निकल ही रहे होते हैं, तभी वो राक्षस जैसा दिखने वाला इंसान उसी मीट काटने वाले औजार को फेंकता है, जिसकी वजह से उसमें से एक और दोस्त की मौत हो जाती है। उस दोस्त का सर धड़ से अलग हो जाता है। ये सब देख के वो और भी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अचानक से ये सब हो क्या रहा है। उन्हें अपनी गलती की सज़ा मिल रही थी। अब बचे तो सिर्फ एक सूजन और उसका दोस्त, वो दोनों भागे जा रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो सिर्फ भागे जा रहे थे। तभी अचानक से वही धारदार हथियार सूजन के दोस्त को लग जाता है और वो धारदार हथियार सूजन के दोस्त को बीच में से फाड़ देता है। सूजन ये सब देख के और भी ज़्यादा चिल्लाने लगती है और रोने लगती है और वहाँ से भागने लगती है। वो मॉन्स्टर सूजन को भी पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब हो जाता है। सूजन भागते हुए कई किलोमीटर दूर पहुँच जाती है लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके खून में जैसे मानो खौफ भर गया हो। वो भागे जा रही थी और कई किलोमीटर बाद एक पुराने से घर के आगे वो रुकती है और मदद मांगती है। वो पूरी खून से लथपथ थी। उसके शरीर पे उसके दोस्तों का खून लगा हुआ था। वो वहाँ का दरवाज़ा खटखटाती है और एक बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोलता है। सूजन उसे सारी बातें बताती है और जिसके जवाब में वो बूढ़ा आदमी कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि 31 अक्टूबर की रात यहाँ आना मना है, क्योंकि जो भी 31 अक्टूबर को यहाँ रुकता है उसकी मौत पक्की होती है। और वो बूढ़ा आदमी दरवाज़ा बंद कर देता है और वो लड़की रोने लगती है और मदद के लिए भीख मांगने लगती है। वो अपने पापा के बारे में उसे बताती है। वो उसे अपने पापा का नाम बताती है और उसके पापा का नाम था जॉन एडवर्ड। वो ये नाम सुनते ही वो बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोल देता है और पूछता है कि क्या तुम टेक्सास वाली जॉन एडवर्ड की बेटी हो? जिसके जवाब में वो लड़की हाँ कहती है और वो उस लड़की को अंदर बुला लेता है और उसे बताता है कि उसके पापा और वो बूढ़ा आदमी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। वो बचपन के दोस्त हैं। सूजन काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त इतनी अचानक से मारे कैसे गए। वो बूढ़ा आदमी फिर बताता है कि तुम्हें 31 अक्टूबर की इस रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर वो बूढ़ा आदमी बताता है कि आज से कई सालों पहले इस जंगल में रहने वाले एक परिवार के घर में एक अजीब सा दिखने वाला बच्चा पैदा हुआ था जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा बदसूरत था। उसे एक डिजीज़ थी जिसकी वजह से वो बाकी बच्चों से अलग था। वो इतना ज़्यादा बदसूरत था कि जब उसकी माँ ने उसे देखा तो उसकी मौत तभी हो गई। और उस बच्चे का पिता भी अपने बेटे से नफ़रत करने लगता है क्योंकि उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा बदसूरत था। लेकिन क्या करे, बाप तो बाप ही होता है। बाप का दिल आखिर में पिघल ही जाता है समय के साथ साथ। उसका बेटा जैसा भी था उसी का खून था। वो अपने बेटे को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने बेटे को बहुत प्यार करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और वो थोड़ा बड़ा होता है। वो दिखने में अभी भी बहुत बदसूरत था, जिसकी वजह से उसका पिता उसे बाहरी दुनिया से दूर रखता था। उसे वो एक घर में बंद करके रखता था। लेकिन छुपाने से क्या ही छुपता है। एक दिन कुछ बच्चों को पता चल गया कि वो जंगल के घर में वो बच्चा काफ़ी अजीब सा दिखने वाला है और वो सारे बच्चे उसके घर के बाहर जाके उसे चिढ़ाने लगे, उसे बुरा भला बोलने लगे। उसे काफ़ी बुरा लगता था इस बात का, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। वो सिर्फ रोता रहता था। वो ऊपर वाले को कोसता रहता था कि उसने उसे ऐसा क्यों बनाया। और एक दिन जब उस बच्चे का पिता ज़रूरी सामान लेने के लिए शहर गया था, तभी उसकी पीठ पीछे वही बच्चे फिर से आ जाते हैं और वो घर के बाहर खड़े होकर अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगते हैं। और वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो कमज़ोर दिल का था, जिसकी वजह से वो चीखता हुआ
अपनी ही खिड़की से कूद के जान दे देता है। और वो सारे बच्चे ये सब देख के वहाँ से भाग जाते हैं। और जब उस बच्चे का पिता घर वापस आता है और अपने बच्चे की लाश देखता है, वो ये सदमा सहन नहीं कर पाता और रो रो के गम में अपनी जान दे देता है। और तब से लेके आज तक 31 अक्टूबर को उस अजीब से दिखने वाले बच्चे की आत्मा उस जंगल में भटकती है और अपने पिता को ढूंढती है। और जो इंसान उसके सामने आता है उसे मौत की नींद सुला देती है। सुज़ैन उस बूढ़े आदमी से पूछती है कि आपको ये सब कैसे पता, जिसके जवाब में वो बूढ़ा आदमी जो बताता है उसे सुन के सुज़ैन का दिल दहल जाता है। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि उस अजीब से दिखने वाले बच्चे को चिढ़ाने वाले और कोई नहीं, मैं और तुम्हारे पापा ही थे। सुज़ैन उस ईविल स्पिरिट को रोकने का तरीका पूछती है, जिसके जवाब में वो बूढ़ा आदमी कहता है कि उस अजीब से दिखने वाले बच्चे को सिर्फ़ एक चीज़ चाहिए। और वो अपनी बात पूरी कर ही रहा था, तभी अचानक से वहाँ पे एक आवाज़ गूंजती है और दोनों ये आवाज़ सुन के चौकन्ना हो जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी एक शॉटगन निकालता है और सुज़ैन को उसके ऊपर वाले फ्लोर पे छुप जाने के लिए कहता है। सुज़ैन उस बूढ़े आदमी से कहती है कि वो आपको जान से मार देगा, जिसके जवाब में वो बूढ़ा आदमी कहता है कि बहुत एहसान है तुम्हारे पिताजी के मेरे ऊपर, आज चलो जान दे के ही एहसान चुका दिए जाए। और ये कहकर वो अपनी शॉटगन लेके घर के बाहर निकल जाता है और देखता है कि उस ईविल स्पिरिट ने एक आदमी को पोजेस कर रखा है और वो सिर्फ एक ही बात कह रहा था, Where is my daddy? वो बूढ़ा आदमी शॉटगन से उस ईविल स्पिरिट को कई बार शूट करता है, लेकिन मरे हुए को कोई क्या मारेगा, उस पर कोई असर नहीं होता। और आखिर में वो गन फेंक के अपने घर में घुस जाता है और एक खुफिया रास्ते से सुज़ैन को लेके अपनी गाड़ी के तक पहुंचता है और वो सुज़ैन को लेके वहां से निकल जाता है। सुज़ैन काफ़ी ज़्यादा रो रही थी क्योंकि उसने अपने सारे दोस्तों को खो दिया था, लेकिन वो ये सोच रही थी कि अब वो बच गई है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम ये सोच के खुश मत होना बेटा कि हमारा पीछा उस ईविल स्पिरिट से छूट गया है। तुमने उस पुराने से दिखने वाले घर का दरवाज़ा खोल के बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। हर साल 31 अक्टूबर को उस घर से सिर्फ वही आवाज़ आती थी और जो भी इस आवाज़ को सुनता था उसकी मौत हो जाती थी, लेकिन तुमने अब उसको आज़ाद कर दिया है। अब वो मुझसे, तुमसे और तुम्हारे डैड से बदला लेगी। सुज़ैन रोते हुए पूछती है चाहिए तो क्या चाहिए, जिसके जवाब में वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वही जो उसे जीते जी सबसे ज़्यादा प्यारा था, उसके फादर, उसके पिता, एक लौता इंसान जिसने उसको समझा, उसे प्यार किया, कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो बाकियों से अलग है, वो बाकियों से ज़्यादा बदसूरत दिखता है, हमेशा उसे प्यार ही किया। वो सिर्फ प्यार चाहता था, लेकिन ये दुनिया किसी भी इंसान की किसी भी कमी को देखती है तो उसका सिर्फ मजाक ही उड़ाती है। हम भी बच्चे थे, हम में भी अकल नहीं थी और हमने वही गलती की, हमने उस बच्चे का मजाक उड़ाया और जिसकी सज़ा हमें आज मिल रही है। तभी अचानक से पीछे से फिर से वही आवाज़ आती है, और वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं कि वो ईविल स्पिरिट उनका पीछा कर रही है। सुज़ैन फिर से पूछती है कि उसको रोकने का क्या तरीका है, जिसके जवाब में वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हमें उसके पिता को लौटाना होगा। और सुज़ैन हैरान हो जाती है और वो कहती है कि उसके पिताजी तो मारे गए ना, जिसके जवाब में वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ मारे तो गए, लेकिन उनकी लाश अभी भी एक कब्रिस्तान में है जो कि यहाँ से थोड़ी सी ही दूर है। हम काफ़ी दूरी को तय कर चुके हैं। उस बूढ़े आदमी ने सीधा उस कब्रिस्तान के बाहर अपनी गाड़ी को रोका और वो दोनों बाहर निकल के उस ईविल स्पिरिट के पिता की कब्र को ढूंढने लगे और काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने वो कब्र ढूंढ ली। तभी अचानक से वही आवाज़ आई, और वो ईविल स्पिरिट जैसे ही कब्रिस्तान में एंटर हुई और उसने अपने पिता की कब्र को देखा तो फिर वो शांत हो गई और रोते रोते अपने पिता की कब्र की तरफ बढ़ने लगी और कह रही थी,
और वो अपने पिता की कब्र में समा जाती है और कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। सूजन ने अपना बहुत कुछ खोया था, लेकिन उसे एक बहुत बड़ी सीख मिली थी। कमियां हर इंसान में होती हैं, कभी उसकी कमियों को मजाक बनाकर हंसी में नहीं उड़ाना चाहिए। कहानी है रॉबर्ट और जॉन नाम के दो भाइयों की, जिन्हें शौक था बचपन से ये एंटीक चीज़ों को कलेक्ट करने का। और उन्हें पता चला था कि शहर के दूर एक जंगल में एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें अरबपति बना सकती है, जिसकी तलाश में वो उस जंगल में एक गहरी खुदाई कर रहे थे। उन्हें पता चला था कि इस जगह पे एक मास्क है जो कि लाखों साल पुराना है और वो तब से इसी जगह पे दफन है। वो दोनों काफ़ी देर तक खुदाई करते हैं और आखिरकार उनके हाथ एक बक्सा लगता है और उस बक्से को वो खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उसके अंदर एक हड्डी से बना एक मास्क है। वो दोनों उस मास्क को देख के बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अब उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। वो उस मास्क को लेके अपने घर पे आ जाते हैं और वो उस मास्क को एक अलमारी में संभाल के रख देते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, जिसकी वजह से वो दोनों सो जाते हैं। रॉबर्ट और जॉन सो ही रहे होते हैं, तभी अचानक से रॉबर्ट के कानों में कुछ आवाज़ें आने लगती है। रॉबर्ट, रॉबर्ट, रॉबर्ट। रॉबर्ट अपनी आंखें खोलता है और वो जो देखता है उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। वो देखता है कि वो एक अलग ही दुनिया में है और रॉबर्ट के कानों में वही आवाज़ आती रहती है, रॉबर्ट, रॉबर्ट, शुक्रिया मेरे दोस्त मुझे आज़ाद कराने के लिए। रॉबर्ट इस आवाज़ को सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो घबराता हुआ बोलता है कि कौन है, कौन है, कौन है जो मेरा नाम ले रहा है और मैं कहाँ हूँ? जिसके जवाब में वो आवाज़ कहती है कि रॉबर्ट, तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। तुमने मुझे इतने सालों बाद आज़ाद कराया है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं इतने सालों से उस ज़मीन में अंदर दफन था, लेकिन तुमने मुझे आज़ाद करवाया। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे सिर्फ तुम्हारी एक मदद चाहिए। अगर तुम मेरी मदद कर देते हो तो मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए। क्या तुम्हें मंजूर है? ये सब सुन के रॉबर्ट कहता है कि तुम हो कौन और तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैंने तो उस मास्क को पैसे कमाने के लिए निकाला है। तुम कौन हो? ओ पैसा, पैसा, पैसा। कागज़ के टुकड़ों के लिए तुम इंसान कितना पागल हो जाते हो, है ना? मैं तो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली बात कर रहा हूँ और तुम्हें उन कागज़ के टुकड़ों की पड़ी है। और ये सब सुन के रॉबर्ट कहता है कि तुम चाहते क्या हो मुझसे? मैं एक एंशिएंट गॉड हूँ जिसे कई सालों पहले धोखा दिया गया और इस जगह पे कैद कर दिया गया। अब मुझे वापस धरती पे अपना कब्जा जमाना है और मैं धरती पे वापस आना चाहता हूँ और वो मास्क ही मेरा आखिरी रास्ता है। अगर तुम उस मास्क को पहन के 10 लोगों के दिल निकालते हो तो मैं उस दुनिया में आ जाऊंगा और जो तुम्हें चाहिए वो सब तुम्हें दूंगा। रॉबर्ट ये सब सुन के लालच में आ जाता है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी परेशान था। वो बचपन से ही बहुत गरीब था। उसे एंटीक चीज़ों का शौक़ तो था, लेकिन वो कभी पैसे ज़्यादा नहीं कमा पाया था, जिसकी वजह से वो हाँ कर देता है। और वो गॉड उसे कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम बहुत समझदार हो। अब जाओ, वो मास्क तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मुझे धरती पर लेकर आओ। इसी के साथ रॉबर्ट को एक झटका लगता है और उसकी आंखें खुलती हैं। वो धीरे धीरे उस अलमारी की तरफ कदम बढ़ाता है और उस अलमारी का दरवाज़ा खोल के उस मास्क को निकालता है और उसे पहन लेता है। उसे पहनते ही वो अपने शरीर पे अपना काबू खो देता है और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। वो अपने भाई के कमरे में जाता है और अपने भाई को जान से मार देता है। रॉबर्ट ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके शरीर पे उसका काबू ही नहीं था। वो सब अपने आप हो रहा था। अब रॉबर्ट को पता चल गया था कि उस मास्क ने रॉबर्ट के शरीर पे कब्जा कर लिया है और अब वही होगा जो वो मास्क चाहेगा। वो मास्क कत्लेआम मचा देता है और हर रात को निकल के लोगों की जान लेने लगता है।
अंधेरी रातों में जहाँ भी उसे कोई अकेला इंसान मिलता था वो उसे मार के उसका दिल निकाल देता था। रॉबर्ट सब कुछ महसूस कर सकता था, सब कुछ देख सकता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि सारा कब्जा उस मास्क का था। मास्क जो चाहता वो करता और उसका मकसद सिर्फ एक ही था, उस एंशिएंट गॉड को धरती पर लेकर आना, जिसके लिए उसे कत्लेआम करना पड़ रहा था। और वो कत्लेआम बड़े शौक से कर रहा था। उसने धीरे धीरे लाशों का ढेर लगा दिया और एक दिन ऐसा आया जब कुर्बानियाँ पूरी हुई और अब बाकी रह गया था तो उस एंशिएंट गॉड को धरती पर वापस लाना, जिसके लिए एक वूडू को परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी था। और उस वूडू को परफॉर्म करने के लिए उस मास्क के होस्ट जो कि रॉबर्ट था उसकी हामी भरना बहुत ज़रूरी था। वो एंशिएंट गॉड रॉबर्ट को फिर से अपने रैम में बुलाता है और कहता है कि रॉबर्ट, तुमने सारी परीक्षाओं को पूरा कर लिया, तुमने सारी कुर्बानियाँ दे दी, अब बस मुझे धरती पर लाने के लिए एक काम ज़रूरी है, वो वूडू परफॉर्म करना जो कि सिर्फ तुम कर सकती हो। मैं तुम्हें 1 घंटे का टाइम देता हूँ और जैसा जैसा कहता हूँ वैसा वैसा करते जाओ। तुमने अब तक जितने दिल निकाले हैं सबको एक जगह रख के उनमें आग लगा दो और उन आग की लपटों में से मेरा वहाँ आने का दरवाज़ा खुल जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, जल्दी करो और मैं तुम्हें महाराजा बना दूंगा। तुम जो बोलोगे तुम्हें सब मिलेगा। और कई दिनों बाद रॉबर्ट का कंट्रोल वापस से हो जाता है। उसके पास 1 घंटा बचा था, लेकिन वो सोचता है कि क्या वो जो कर रहा है वो सब सही है। उसने अपने भाई की जान ले ली और न जाने कितने मासूमों की जान ले ली। लालच में इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये सब भले ही वो मास्क कर रहा हो, लेकिन उसका जिम्मेदार तो रॉबर्ट ही है। रॉबर्ट ने ये हामी भरी थी इन सब कामों के लिए और रॉबर्ट को एहसास हो जाता है कि अगर वो गॉड पृथ्वी पे आ जाएगा तो न जाने कितने मासूमों की जान जाएगी। अब वो समझ जाता है कि अगर उसे पृथ्वी को उस गॉड से बचाना है तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वो एक चाकू लेता है और अपने आप को ही मार देता है। ये सब देख के वो एंशिएंट गॉड पागल सा हो जाता है और कहता है, रॉबर्ट, ये क्या किया तुमने? मैंने तुमसे क्या कहा था? तुमने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। लेकिन आखिरकार रॉबर्ट ने अपनी गलती की भरपाई अपनी जान दे के कर दी। ये कहानी है अमन नाम के एक लड़के की जो कि हाल ही में अमीर हुआ है। उसने एक नया घर खरीदा है और साथ में एक नई कार भी। ऐसी अमीर ज़िंदगी से उसकी बीवी बहुत ज़्यादा खुश है। अमन का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था, लेकिन अब जाके उसके दिन बदले थे। अब वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गया था। ऐसे ही एक दिन वो अपने काम पे था, तभी अचानक से उसने देखा कि वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं, सब वहाँ बैठे हुए हैं। और उसने सबको बैठे हुए देखा तो वहाँ जाके पूछा कि तुम सब बैठे क्यों? जिसके जवाब में उन लोगों ने कहा कि काम के बीच में एक पेड़ आ रहा है। जिसके जवाब में अमन ने कहा कि तो काट दो उसे। फिर उन वर्कर्स ने अमन को वो पेड़ दिखाया। वो पेड़ दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना था। उस पेड़ की एक टहनी पे एक अजीब सी दिखने वाली गुड़िया बैठी हुई थी, या कहो रखी हुई थी, जिसे देख के सारे वर्कर्स ने कहा कि ये गुड़िया श्रापित है। और कुछ ही दिनों पहले ही यहाँ से दूर एक घर में एक परिवार की हत्या हुई थी और उसी परिवार की बच्ची की ये डॉल है। और वो सब इस पेड़ को काटने से घबरा रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये पेड़ ही उसी गुड़िया का घर है और वो इस पेड़ को अगर काट देंगे तो ये गुड़िया उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये सब सुन के अमन को काफ़ी गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम ये सब अंधविश्वास वाली बातें क्यों कर रहे हो? ये सब सिर्फ एक बकवास है। जल्दी से इस पेड़ को काटो और काम को शुरू करो। वर्कर्स मजबूर होके उस पेड़ को काट देते हैं और काम फिर से शुरू हो जाता है। और काम को वापस से शुरू होते देख अमन खुश हो जाता है और फिर वो वापस से रात को अपने घर पहुंचता है। वो जैसे ही अपने घर में एंटर होता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ के हाथ में एक डॉल है और वो वही डॉल है जिसे अमन ने उस पेड़ पे देखा था।
अमन अपनी वाइफ से पूछता है कि ये डॉल उसके पास कहाँ से आई, जिसके जवाब में उसकी वाइफ कहती है कि ये डॉल उसे उसके बैकयार्ड में मिली। अमन ये सब सुन के थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है कि इस डॉल को बाहर फेंक दो, जिसके जवाब में उसकी वाइफ कहती है कि डॉल बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और वो इसे नहीं फेंकने वाली। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और अमन नोटिस करता है कि उस डॉल में कुछ ना कुछ अजीब बात है। वो डॉल अपने आप ही अपनी जगह बदलने लगती है। उसे अगर बेडरूम में रखो तो वो अगले ही पल लिविंग रूम में मिलती है और ये सब बातें काफ़ी ज़्यादा डराने वाली थी। एक दिन उसने ऐसे ही देखा कि शीशे के सामने वही डॉल रखी हुई है और उसके हाथ में एक लिपस्टिक है और उस लिपस्टिक से उसने शीशे पे लिख रखा था कि तुम सब मरोगे। ये सब देख के वो अपनी वाइफ को बुलाता है और कहता है कि ये सब क्या हरकत है, ये सब किसने किया, जिसके जवाब में उसकी वाइफ ना में सर हिलाते हुए कहती है कि उसे नहीं पता। और फिर अमन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस डॉल को घर से बाहर फेंक दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि इस घर में अजीब सी चीज़ें हो रही है और मुझे यही लग रहा है कि हो ना हो ये सब अजीब चीज़ों के पीछे इसी डॉल का हाथ है। मैं अभी भी कहता हूँ इस डॉल को फेंक दो, क्योंकि ये डॉल मुझे शुरू से ही नहीं पसंद। और इस बार अमन की वाइफ मान जाती है और वो उस डॉल को डस्टबिन में फेंक के वापस से घर आ जाती है। वो दोनों रात को सो ही रहे होते हैं, उनके घर का कोई दरवाज़ा खटखटाता है। अमन की आंखें खुलती हैं और वो जाके दरवाज़ा खोलता है तो देखता है दरवाजे पे कोई भी नहीं है और फिर वो आसपास देख के दरवाजे को वापस बंद कर लेता है। और वो जैसे ही घर में वापस अंदर घुसता है वो देखता है कि गुड़िया उसके घर में वापस आ गई है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और उस गुड़िया को उठा के अपनी पूरी जान लगा के वापस से घर के बाहर फेंकता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। फिर अचानक से जब वो सो रहा होता है तभी उसे अपनी चेस्ट पे कुछ वज़न सा महसूस होता है और फिर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो डरावनी सी भद्दी गुड़िया उसकी चेस्ट पे बैठी हुई है। वो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और चीख पड़ता है और अमन की चीखें सुन के उसकी वाइफ की आंखें खुलती हैं और वो पूछती है कि हुआ क्या है, जिसके जवाब में अमन उससे सारी बातें बताता है। और अमन की वाइफ हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ आसपास तो क्या दूर दूर तक कोई गुड़िया थी ही नहीं। अमन उसे कहता है कि अभी अभी वो गुड़िया उसकी चेस्ट पे बैठी हुई थी, लेकिन अमन की वाइफ को लगता है कि ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था अमन का। लेकिन अमन को पूरा यकीन था कि ये सब सपना नहीं था। डर से अमन का गला सूख चुका था और फिर वो पानी पीने के लिए अपने किचन में जाता है और वो अपना फ्रिज खोलता है और फ्रिज खोलते ही वो देखता है कि वो गुड़िया उसके फ्रिज में रखी हुई है। और ये सब देख के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि ये गुड़िया आखिर चाहती क्या है। वो वापस से गुड़िया को पूरी जान लगा के खिड़की के बाहर फेंक देता है और अगले ही दिन सुबह सुबह एक प्रीस्ट को अपने घर ले आता है। वो प्रीस्ट जैसे ही घर में अपना पहला कदम रखता है वैसे ही कहता है कि इस घर में कई सारी नेगेटिव पावर फैल चुकी है, यहाँ पे किसी भी इंसान का रहना सेफ नहीं है। और वो प्रीस्ट उस पूरे घर को पवित्र करता है और अमन से कहता है कि उस गुड़िया से अब सावधान रहना, वो इस घर में तो नहीं आ सकती लेकिन वो तुम्हें परेशान ज़रूर करेगी और उससे छुटकारा पाने के लिए हमें उस गुड़िया से बात करनी पड़ेगी, आखिर वो गुड़िया चाहती क्या है। वो प्रीस्ट उस घर के एक कमरे में जाता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। अमन और उसकी वाइफ कमरे के बाहर ही खड़े थे और वो प्रीस्ट कुछ स्पेल कास्ट करने लगता है, जिसकी वजह से उस घर में अजीब अजीब हरकतें होने लगती हैं। और वो प्रीस्ट काफ़ी ज़ोरों ज़ोर से स्पेल कास्ट कर रहा था और उस घर की लाइटें जल बुझ रही थी, चीज़ें इधर से उधर हिल रही थी। ये सब देख के अमन और अमन की वाइफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और अचानक से सब कुछ शांत होता है और दरवाज़ा खुलता है। वो प्रीस्ट बाहर निकलता है और अमन को देखता हुआ कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अमन प्रीस्ट से पूछता है कि मैंने क्या किया, जिसके जवाब में वो प्रीस्ट अमन को घूरता हुआ कहता है कि अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सब कुछ सच सच बता दो। अमन के शरीर से पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है कि बचपन से ही वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था और उसके पापा कुछ काम धंधा नहीं करते थे, जिसकी वजह से अमन की माँ उन दोनों को छोड़ के वहाँ से चली गई और फिर अमन के पापा ने भी सुसाइड कर लिया। अमन ने अपना पूरा बचपन अकेलेपन में बिताया था और वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ उसे छोड़ के जाए।
और अमन ने एक घर में लूटपाट की। उसने उस घर के सारे पैसे लूट लिए और जब वो पैसे लूट के वहाँ से निकल रहा था तो उस परिवार ने पुलिस में बताने की धमकी दी, जिसकी वजह से उसने अपना आपा खो दिया और पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया। और उस परिवार में एक छोटी बच्ची भी थी और ये गुड़िया उसी की है। और फिर उस पूरे घर का सामान हिलने लगता है, जैसे उस पूरे घर में भूकंप सा आ गया हो। और आज तक अमन का, उसकी वाइफ का और प्रीस्ट का कोई पता नहीं लगा पाया है कि वो तीनों गए तो गए कहाँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।